गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एग्री पाठशाला। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी नेम रासुंडा की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। उसका ये टॉपिक नंबर 10 है। इसमें हम लोग पेज नंबर 71 से 80 तक के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इसके बीच में टॉपिक आने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और आज स्पेशली इसके बीच में हमारे क्रॉप्स आएंगे। कुछ क्रॉप्स जो हैं हमारी, इसके बीच में हम उनके क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमारी आज से क्रॉप स्टार्ट हो। जो भी क्रॉप के पहले के क्वेश्चंस हैं वो हमने जो हमारी क्लास नंबर 9 है तब तक हमने कर लिए है। तो आज हमारी क्रॉप स्टार्ट होंगी, तो इनको हम एक एक करते हुए देखते आगे चलेंगे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, क्रॉपिंग क्रिया किसमें की जाती है? क्रॉपिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है? आपके पास ऑप्शन है टोबैको, जूट, शुगर केन, बनाना। टोबैको, जूट, शुगर केन या बनाना। तो अगर सही आंसर है इसका बनाना। अब क्रॉपिंग क्या होता है? क्रॉपिंग होता है कि जब हमारा बनाना का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, वो जब हैवी हो जाता है या एक तरफ जब उसके फल वाली वो जो फल अटकने लगते हैं तो उसकी तरफ भारी हो जाता है, तो उसकी तरफ झुक जाता है। अब जब झुका रहेगा तो अगर हवा चल गई या वहाँ पे नमी ज़्यादा हुई तो वो गिर सकता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे एक लकड़ी नुमा उसमें लगा देते हैं, जिससे कि उसको उसकी रोक हो जाती है और गिरता नहीं है। उसी क्रिया को हम कहते हैं क्रॉपिंग। अगर हम टोबैको की बात करें, टोबैको में हम करते हैं क्यूरिंग, टॉपिंग। ये दो क्रियाएं हम कहाँ करते हैं? ये करते हैं हम लोग टोबैको में। अगर जूट की बात करें, जूट में हम कौन सी क्रिया करते हैं? जूट में हम करते हैं स्ट्रिपिंग। क्या करते हैं हम जूट में? जूट में करते हैं स्ट्रिपिंग। अगर हम शुगर केन की बात करें, यहाँ पे रैपिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं। एरोइंग होती है इसमें, इसमें एरोइंग होती है। ये क्रियाएं जो होती हैं शुगर केन में होती हैं। अब रैपिंग क्या होता है? रैपिंग होता है जब हमारे गन्ने की फसल लगी होती है, तो गन्ने की फसल में जब बारिश का मौसम आता है तो वो जो है हवा के द्वारा जब बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी नम हो जाती है। जब मिट्टी नम हो जाएगी तो इसकी जड़ें जो है उतनी ज़्यादा गहरी तक नहीं होती, जिससे कि ये रुका नहीं। तो ये जब उथली हो जाती है तो ये गन्ना गिर जाता है। तो इनको गिरने से बचाने के लिए जो वहाँ में बहुत सारे गन्ने होते हैं, एक दूसरे को एक पास इकट्ठा करके बहुत सारे गन्ने एक में बांध दिए जाते हैं, जिससे कि चारों तरफ से वो गन्ने प्रोटेक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ गिरते नहीं हैं। तो ये होती रैपिंग। एरोइंग की बात करें, जो इसका पुष्प क्रम है उसको कहते हैं एरो, और उसके निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरोइंग। पुष्प क्रम कैसा होता है? जब आप देखते हैं कहीं पे गन्ने की फसल में एक सफ़ेद ऊपर की तरफ निकल आता है, एक ऐसा लगता है कि बालू जैसे ऊपर की तरफ सफ़ेद सफ़ेद निकल आया है, उसे कहते हैं एरो। और उसके निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरोइंग। तो इस क्रॉपिंग क्रिया किस में की जाती है? बनाना में की जाती है, केला में की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? बनाना होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सैफ्लावर, जो मैंने अभी आपको बताया था कुसुम। कुसुम की फसल में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 60%, 20%, 24 से 36%, 46 से 52%, 33 से 39%। अगर सही आंसर है इसका सही आंसर क्या होगा? 24 से 36% जो है सनफ्लावर में तेल पाया जाता है। अगर 60% की बात करें, ये कोकोनट में पाया जाता है। कोकोनट में पाया जाता है, कोकोनट मतलब नारियल में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है। अगर 20% की बात करें, 20% किस में पाया जाता है? ये सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। 20% किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। 46 से 52% किस में पाया जाता है? 46 से 52% किस में का? सीसम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सीसम में 46 से 52% जो तेल है वो पाया जाता है। 33 से 39% किस में पाया जाता है? ये किस में पाया जाता है? ये रेपसीड में पाया जाता है। रेपसीड एंड मस्टर्ड, राई एंड सरसों। रेपसीड और मस्टर्ड में 33 से 39%। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो नारियल में 60%। अगर 20% की बात करें तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। अगर 24 से 36% की बात करें, ये सेफ्लॉवर या कुसुम में पाया जाता है। 46 से 52% की बात करें तो ये किसमें? शीशम में पाया जाता है, शीशम को अलसी कहते हैं। अगर 33 से 39% की बात करें तो ये पाया जाता है रेपसीड और मस्टर्ड या राई एंड सरसों में। 33 से 39 राई और सरसों, 46 से 52 आपकी सॉरी शीशम में पाया जाता है। 24 से 36% सेफ्लॉवर में पाया जाता है। अगर 20% की बात करें तो ये सोयाबीन में पाया जाता है। यहीं पे 60% की बात करें, सबसे ज़्यादा तेल किस में पाया जाता है? नारियल में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 24 से 36%।
यहीं पे अगर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धान में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, धान में जो प्रोटीन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास 11 से 12%, 10%, 6 से 7%, 11 से 11.5% या 10 से 12%। तो धान में 6 से 7% तक प्रोटीन पाई जाती है। धान में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 6 से 7%। यहीं पे अगर 11 से 12 की बात करें, ये किस में पाई जाती है, ये वीट एंड बार्ले, वीट और बार्ले में कितनी पाई जाती है, नहीं वीट एंड बाजरा, बार्ले में तो दूसरी पाई जाती है। वीट और बाजरा में कितनी पाई जाती है, सोरगम, वीट एंड सोरगम में कितनी पाई जाती है, 11 से 12%। यहीं अगर 10% की बात करें, 10% किस में पाई जाती है, मेज में पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है। 11.5% किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है बार्ले में, किस में पाई जाती है, बार्ले में पाई जाती है। और 10 से 12% किस में पाई जाती है, सोरगम में, सोरगम मतलब ज्वार में पाई जाती है, सोरगम मतलब ज्वार में पाई जाती है। और बाजरा मतलब पर्ल मिलेट, ये होता है बाजरा। तो बाजरा और जो आपका पर्ल मिलेट और व्हीट होता है 10 से 12% पाई जाती है। और 10% किस में पाई जाती है, मेज में पाई जाती है। 6 से 7% इसमें पाई जाती है आपकी व्हीट पैडी में पाई जाती है। 11 से 5% किस में पाई जाती है, बार्ले में पाई जाती है। और 10 से 12% किस में पाई जाती है, सोरगम में या ज्वार में पाई जाती है। तो इसका ये सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। किस दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, आपके पास ऑप्शन है ग्राम मतलब चना, मूंग, लेंटिल लेंटिल और आपके पास काउपी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है किस दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है या किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा मूंग। जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें इसका सही आंसर होगा मूंग। कितनी परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, इसमें 25% प्रोटीन पाई जाती है। दूसरी, जैसे लेंटिल में भी 25% प्रोटीन पाई जाती है। तो इन दोनों में ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो लेंटिल में कितने परसेंट पाई जाती है, 25%। मूंग में कितने परसेंट, 25%। अगर चने की बात करें, चने में कितने परसेंट पाई जाती है, 21.1%। कितनी परसेंट, 21.1%। अगर काउपी की बात करें, अगर हम काउपी की बात करते हैं तो काउपी में 23.4% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रोटीन पाई जाती है, 23.4%। यहीं अगर काउपी की बात करें तो इसे वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है। वेजिटेबल मीट किसे कहा जाता है, काउपी को या लोबिया को वेजिटेबल मीट कहा जाता है। यहीं पे एक चीज़ रह जाती है, अरहर, जिसे पिजन पी बोलते हैं। इसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, इसमें पाई जाती है 21 से 25% तक प्रोटीन पाई जाती है। 21 से 25% प्रोटीन किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है अरहर में। मूंग में 25%, चना में 21.1%, लोबिया में 23.4% और लेंटिल में 25% प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोयाबीन की फसल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है और इसमें तेल 20% पाया जाता है। 20% ऑयल पाया जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगर 18 से 20% की बात करें तो ये पाई जाती है शीशम में पाई जाती है। और इसमें ऑयल की बात करें तो इसमें ऑयल पाया जाता है आपका 46 से 52%। इसमें ऑयल पाया जाता है, कितना, 46 से 52% इसमें ऑयल पाया जाता है। अगर 36% की बात करें तो 36% जो आपका लिनसीड में पाया जाता है, लिनसीड में पाया जाता है। इसमें लिनसीड में पाया जाता है 36% प्रोटीन। अगर यहीं 40 से 45% की बात करें तो ये सैफ्लावर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सैफ्लावर में जो है पाया जाता है क्या, 40 से 45% क्या पाया जाता है सैफ्लावर में, सैफ्लावर में 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। कितना, 40 से 45% सैफ्लावर में प्रोटीन पाया जाता है। और 42% किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। 18 से 20% सीसम में पाया जाता है। यहीं पे एक चीज़ रह जाती है, 26% जो प्रोटीन है ये भी आ जाता है ग्राउंडनट। मूंगफली में कितने परसेंट प्रोटीन अगर पूछा जाए, कितना, 26%। यहीं पे अगर सोयाबीन में पूछा जाए तो आपकी 42%। यहीं आपकी सीसम में पूछा जाए 18 से 20%। यहीं आपकी सैफ्लावर में पूछा जाए 40 से 45%। और 36% प्रोटीन लैंसीड में पाई जाती है और 26% किस में पाई जाती है, मूंगफली या ग्राउंडनट में पाई जाती है। तो सोयाबीन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 42% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट, कलीफ्लावर जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं,
पत्ता गोभी कहते हैं, ये किस कुल से संबंधित है, किस कुल में आता है? आपके पास ऑप्शन है सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, मालवेसी। अगर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्रूसीफेरी। क्या इसका सही आंसर होगा? क्रूसीफेरी। अब क्रूसीफेरी की जब बात कर रहे हैं तो इसमें मस्टर्ड भी आता है, मस्टर्ड सरसों भी आता है, इसमें रेडिश भी आता है, और सारी जो क्रॉप्स हैं वो भी आती है। तो हम लोग पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। जो इसमें जो मस्टर्ड और रेडिश दोनों किसमें आती है? क्रूसीफर में आती है। अगर सोलेनेसी की बात करें तो सोलेनेसी में पोटैटो हो गया आपका, आलू, टोमेटो टमाटर, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल, ब्रिंजल, टोबैको, ये सभी क्रॉप्स जो हैं और सारी जो क्रॉप्स हैं ये सभी किस में आती हैं? सोलेनेसी में आती है। लेग्यूमिनेसी जो सारी पल्सेस हैं, पल्सेस क्रॉप्स हैं, ये लेग्यूमिनेसी में आती है। और एक और ग्राउंड नट, ग्राउंड नट या मूंगफली जो है ये किस में आती है? ये भी लेग्यूमिनेसी में आती है। अगला है मालवेसी। मालवेसी में जैसे आपका कॉटन हो गया, आपका ओकरा या जिसे भिंडी बोलते हैं, ये जो फसल है ये किस में आती है? मालवेसी में। तो कलीफ्लावर किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है धान में हलिंग परसेंटेज कितना होता है? हलिंग परसेंटेज क्या होता है? जितना जितना दाना हमें मिलता है वो कितने परसेंट मिलता है, क्योंकि उसमें जो उसका कवर होता है उसे हल बोलते हैं, हस्क बोलते हैं। तो उसको निकाल के जितना हमें दाना मिलता है तो कितना मिलता है? 66 वो कितना मिलता है वो हमें हलिंग परसेंट निकालना है, जानना है। तो कितना होता है? 66% हमें मिलता है। कितना मिलता है? हमें 66% मिलता है। तो इसका सही आंसर कितना परसेंट हलिंग परसेंट मिलता है? कितना मिलता है? ये 66% हमें हलिंग परसेंट मिलता है। यही सेलिंग परसेंटेज क्या हो जाएगा? सेलिंग परसेंटेज कितना होता है? ये होता है 77%। अगर धान में सेलिंग परसेंटेज की बात करें 77%, हलिंग परसेंटेज की बात करें 66% हो जाएगा। तो धान में हलिंग परसेंट का सही आंसर क्या हो जाएगा? 66% हो जाएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस प्रकार के धान की होती है? क्योंकि धान की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, तो इन वेराइटीज़ में धान की कौन सी वेराइटी में जो उसकी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, किस प्रकार के धान की होती है? तो आपके पास ऑप्शन ओराइजा सेटाइवा वेराइटी कौन सी है? इंडिका, ओराइजा सेटाइवा वेराइटी इंडिका, ओराइजा सेटाइवा वेराइटी जपोनिका, ओराइजा सेटाइवा वेराइटी जवानिका, ओराइजा सेटाइवा वेराइटी ग्लेबेरिमा। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? ये होती जपोनिका। किसकी होती है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? जपोनिका की होती है। अगर हम इंडिका की बात करें तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती वो पूछ ली जाती। इसका जो स्ट्रेचर होता है, मतलब इसका जो आकार होता है वो कौन सा होता है? टाल होता है, टाल स्ट्रेचर होता है, टाल स्ट्रेचर होता है। और इसका स्टेम जो है, इसका तना जो है वीक होता है, कमज़ोर इसका तना होता है, अन्य की अपेक्षा इसका तना कमज़ोर होता है। यहीं अगर जपोनिका की बात करें, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तो करता है ये लो प्रोडक्टिविटी इससे करता है, लो प्रोडक्टिविटी करता है। क्या करता है? लो प्रोडक्टिविटी करता है। यहीं पे ये शॉर्ट लेग्ड होता है, ये छोटा होता है। ये जो इंडिका वैरायटी है इससे छोटा होता है, शॉर्ट लेग्ड होता है। और इसका स्ट्रॉन्ग तना होता है, और इसका स्टेम जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? इसका स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये गिरता नहीं। तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी या इसकी जो उत्पादन क्षमता है सबसे ज़्यादा होती है। यहीं पे अगर जवानिका की बात करें तो जवानिका जो है ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कौन सा? जवानिका। और ओराइजा सेटाइवा ग्लेबेरिमा की बात करें तो ये वाइल्ड वैरायटी है, जंगली धान है, वाइल्ड वैरायटी है। ये खाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, ये जंगलों में ही उगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस प्रकार के धान की है? ओराइजा सेटाइवा वैरायटी कौन सी? जपोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ किस जोन में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीडाइज जोन, रिड्यूस जोन, या ऑल ऑफ दिस, या नन ऑफ देम। अगर ऑक्सीडाइज जोन है, रिड्यूस जोन है, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ देम। तो अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ हम लोग करते हैं, इसके आगे लिख लीजिए धान में, धान में अगर पैडी में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है तो किस जगह पे किया जाता है? तो ये किया जाता है रिड्यूस जोन में। अब रिड्यूस जोन में क्यों करते हैं? क्योंकि धान में हमें अमोनिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है, अमोनिकल फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। अब अमोनिकल फर्टिलाइज़र जब देंगे तो ये ऑक्सीडाइज जोन में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता।
ये लीच होके या ये नष्ट हो जाता है। तो इसको रिड्यूस जोन में हम इफ़िशियंसी बढ़ाने या इसके यूज़ के लिए सबसे जहाँ अच्छा यूज़ होता है ये रिड्यूस जोन में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं रिड्यूस जोन में धान में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। कौन सा देते हैं? अमोनिकल फर्टिलाइज़र। यहीं ऑक्सीडाइज जोन की बात करें तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें नाइट्रोजन बेस होता है वो कहाँ देते हैं? वो ऑक्सीडाइज जोन में देते हैं। और अमोनिकल फर्टिलाइज़र कहाँ देते हैं? ये देते हैं रिड्यूस जोन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रिड्यूस जोन। नेक्स्ट है, धान की एसआरआई विधि से बीज दर कितना होता है? धान की एसआरआई जो बीज दर है इसका कितना सीड रेट होता है? जो धान की एसआरआई विधि है बोने की बुआई की उसमें बीज दर कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है 5 किलोग्राम, 1.5 से 3 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 60 किलोग्राम। अगर बात करते हैं एसआरआई विधि में सीड रेट की तो ये होती है 5 किलोग्राम। एसआरआई विधि में सीड रेट कितनी होती है? 5 किलोग्राम। यहीं पे 1.5 से 3 किलोग्राम की बात करते हैं तो ये होता है डेपोग मेथड में। इसमें डेपोग मेथड में इसमें होता है डेपोग मेथड में होता है। यही अगर 15 किलोग्राम की बात करते हैं जो हाइब्रिड राइस बोया जाता है, जो संकर धान बोया जाता है तो वो उसमें जो इसकी सीड रेट रखते हैं कितनी रखते हैं? 15 किलोग्राम इसकी सीड रेट रखते हैं। यहीं पे अगर 60 किलोग्राम की बात करते हैं तो जो ड्रिलिंग तरीके से करते हैं, ड्रिलिंग तरीके से एक जिसमें प्रॉपर स्पेस मिलता है, प्रॉपर लाइन टू लाइन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन रहता है, वो किससे करते हैं? ड्रिलिंग मेथड से करते हैं। तो इसमें जो सीड रेट है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी होनी चाहिए? 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहीं अगर जो हम श्री और उसकी बात करते हैं, श्री की एंड डेपोग मेथड की बात करें, डेपोग मेथड की बात करें डेपोग मेथड की बात करें अगर श्री की बात करते हैं तो इसके जो जन्मदाता हैं, डेपोग मेथड जो श्री के जन्मदाता हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेनरी डी लॉरेन। हेनरी डी लॉरेन हेनरी डी लॉरेन इसके जन्मदाता है। कब किया था इसका जो आविष्कार? 1980 में। तो एसआरआई विधि के जो आविष्कारक हैं वो कौन से? हेनरी डी लॉरेन। कब किया था? 1980 में। इसके बारे में कुछ और जानकारी, इसमें जो वाटर सेविंग होती है, वाटर सेविंग जो मेथड होता है इसमें वाटर सेविंग कितने परसेंट होती है? 50% तक इसमें वाटर सेव कर सकते हैं। जितना हम नॉर्मली फसल की या नर्सरी लगाते हैं उसमें 50% तक हम वाटर सेव कर सकते हैं। दूसरी, इसमें ईल्ड जो है इसकी उपज जो है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कितने परसेंट तक लगभग बढ़ जाती है? 100% तक इसकी उपज बढ़ जाती है। 20 से लेके 100% तक इसकी उपज बढ़ जाती है। मतलब हम कह रहे हैं अगर जो 100 कुंटल हो रहा तो इसको करने से आपके 150 कुंटल भी हो सकता है, 200 कुंटल भी हो सकता है, 120 कुंटल भी हो सकता है, 130 कुंटल, मतलब 20 से लेके 100 कुंटल तक 100% 100% तक हम इसकी जो उपज रेट है इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें जो स्पेसिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो स्पेसिंग रखते हैं कितना रखते हैं? 25 गुणे 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 गुणे 25 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं। प्लांट एंड रो टू रो, मतलब लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से प्लांट या पौधे से पौधे की दूरी 25 गुणे 25 सेंटीमीटर रखते हैं। तो एसआरआई विधि के जन्मदाता हेनरी डी लॉरेन। कब किया था? 1980 में। इसमें स्पेसिंग कितने रखते हैं? 25 गुणे 25 सेंटीमीटर। इसमें जो वाटर सेविंग होती है 50% तक हो जाती है। इसमें जो यील्ड इंक्रीज करते हैं कितना कर सकते हैं? 20 से 100% तक यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। यहीं अगर डेपोग मेथड में हम आते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेपोग मेथड कहाँ से आया था। ये आया था फिलीपींस से। कहाँ आया था? फिलीपींस से। फिलीपींस से आया था। इसमें जो है नर्सरी जो है 11 से 14 दिन के अंदर, 11 से 14 डेज आफ्टर सोइंग, 11 से 14 दिन के अंदर इसमें नर्सरी तैयार हो जाती है। और इसमें एक हेक्टेयर नर्सरी के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया ही ज़रूरत होती है। अगर हमें 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो हम 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम बुआई करेंगे डेपोग मेथड से। तो हमने डेपोग और श्री मेथड के बारे में हमने जानकारी कर ली। तो अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो श्री मेथड में बीज दर कितनी रहती है? 5 किलोग्राम इसकी बीज दर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान का जो खैरा रोग है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामबाण बिल्कुल हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में लगभग आता क्वेश्चन है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। अगर हम बात करें धान में खैरा रोग की, तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से धान में खैरा रोग होता है? धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। और यहीं अगर आयरन और सिलिकॉन की बात करते हैं, आयरन और सिलिकॉन की बात करें, तो आयरन की इसमें धान में एक टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? टॉक्सिसिटी आयरन की हो जाती है। और आयरन की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसमें ब्राउनिंग हो जाता है, आयरन में ब्राउनिंग हो जाती है, ब्राउनिंग इन राइस। धान में जो है ब्राउनिंग हो जाती है किसकी? आयरन की टॉक्सिसिटी से। यहीं अगर सिलिकॉन की बात करें तो एक बैरियर, ये एक बैरियर सा बना देता है, एक जो रोकथाम के लिए एक बैरियर था या एक चैनल बना देता है या एक लेयर बना देता है किसके अगेंस्ट? जो इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट इनमें एक बैरियर बना देता है जो कि धान को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। तो सिलिकॉन की की वजह से हम लोग जो इंसेक्ट और पेस्ट का हमारे प्लांट पे असर होता है उसको हम रोक सकते हैं। तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। और यहाँ जिंक से एक और चीज़ होती है, जिंक से वाइट आई ऑफ राइस हो जाता है। वाइट आई ऑफ राइस किससे हो जाता है? जिंक से ही धान में वाइट आई ऑफ राइस हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हर्बिसाइड पोस्ट इमरजेंस के रूप में उपयोग में लिया जाता है? पोस्ट इमरजेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक प्री प्लांट इनिशिएशन होता है, एक प्री इमरजेंस होता है, एक होता है पोस्ट इमरजेंस। अब प्री प्लांट इनिशिएशन क्या होता है? बुआई के एक दिन पहले या बुआई के पहले जो भी हमारे केमिकल या हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्री प्लांट इनिशिएशन। प्री इमरजेंस क्या होता है? हमने बुआई कर दी, बुआई के एक दो दिन बाद या बुआई के 2 से 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर हम जो हर्बिसाइड यूज़ करते हैं प्री इमरजेंस, मतलब इमरजेंस मतलब जर्मिनेशन नहीं होता, जर्मिनेशन के और बुआई के बाद जो भी हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं प्री इमरजेंस के अंदर आ जाते हैं। पोस्ट इमरजेंस मतलब कि जब जर्मिनेशन हो गया, प्लांट देखने लगा कि उग आया है, उसके बाद जो हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं उन्हें पोस्ट इमरजेंस कहते हैं। यहीं पे हमारा ऑप्शन है बेंथियोकार्ब। अगर बात करते हैं बेंथियोकार्ब की, तो बेंथियोकार्ब जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। प्री इमरजेंस मतलब उगने के पहले इसका यूज़ किया जाता है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। अगर प्रोपेनिल की बात करें तो प्रोपेनिल जो है ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है और ये कब यूज़ किया जाता है? बुआई के एक वीक बाद, एक हफ्ते बाद बुआई के इसको यूज़ किया जाता है, आफ्टर 1 वीक। अगर बुआई हमने कर दी, बुआई के 7 दिन बाद, 7 से 10 दिन के बाद इसको यूज़ किया जाता है किसे? प्रोपेनिल को। तो ये कौन है? पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। बेंथियो का प्री इमरजेंस है। अगर यहीं ब्यूटाक्लोर की बात करें तो ये भी प्री इमरजेंस है, प्री इमरजेंस है, प्री इमरजेंस है। अगर एनिलोफोस की बात करें ये भी प्री इमरजेंस है, प्री इमरजेंस है। तो इसमें पोस्ट इमरजेंस कौन सा है? प्रोपेनिल। प्री इमरजेंस बेंथियोकार्ब, एनिलोफोस, ब्यूटाक्लोर, ये तीनों क्या है? प्री प्री इमरजेंस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, धान की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? जो आपका पैडी होता है उसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो होती है वो कौन सी? जैसे हमने कल डिस्कस किया था में इसकी टेस्लिंग हो जाती है, और जैसे हमने ग्राउंड नट पढ़ा उसमें पॉट फॉर्मेशन हो गया या पेगिंग जिसे बोलते हैं वो हो जाता है। ये कल हमने पेगिंग के बारे में पढ़ा था। तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं बूटिंग स्टेज की, तो ये धान की सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है। कौन सी होती है? बूटिंग स्टेज होती है। इस पे हम धान को पानी देते ही देते हैं, चाहे और किसी स्टेज पे दें चाहे ना दें, इस पे धान को पानी या आपकी पैडी क्रॉप को पानी या सिंचाई करनी ही करनी। अगर CRI स्टेज की बात करते हैं तो ये 21 से 25 दिन पे होती है। ये वीट की क्रिटिकल स्टेज है। इसकी वीट की सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। अगर हम टेस्लिंग की बात करें तो ये मेज की है। मेज की सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी है? टेस्लिंग। अगर पॉट फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमने कल बोला था अरहर, या आप पीजन भी बोल सकते हैं। और लगभग जितनी भी पॉड क्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉड फॉर्मेशन जब होता है उसमें क्रिटिकल स्टेज कौन सी बनती है? पॉड फॉर्मेशन के टाइम हम पानी देते हैं या सिंचाई करते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोटिंग स्टेज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकियोची डिजीज धान में किसकी कमी से होता है। अगर हम धान में अकियोची डिजीज देखते हैं तो किसकी कमी से होता है, H2S टॉक्सिसिटी, जिंक डिफिशियंसी, कॉपर डिफिशियंसी या विटामिन बी 12। अगर हम सही आंसर इसका क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S टॉक्सिसिटी। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता हो जाती है तो जो धान होता है इसमें अकियोची डिजीज हो जाता है। अगर जिंक की बात करें तो हमने कल ही बताया था आपको, या नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया, जिंक की कमी से क्या होता है, खैरा डिजीज हो जाता है। खैरा डिजीज किससे हो जाता है, जिंक की कमी से हो जाता है। यहीं पे अगर एक ऑप्शन आपके पास है विटामिन बी 12, आपने सुना पर बॉइलिंग, पर बॉइलिंग, इसमें धान को बॉयल करते हैं, क्यों करते हैं, कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। या चावल को जब पर बॉइलिंग करते हैं राइस की, तो वो क्यों करते हैं, कंजर्व करने के लिए। तो जब पर बॉइलिंग करते हैं तो विटामिन बी 12 का लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, विटामिन बी 12 का लॉस हो जाता है। तो पर बॉइलिंग में सबसे बेकार चीज़ क्या होता है, विटामिन बी 12 जो होती है उसका लॉस हो जाता है। तो विटामिन बी 12 पर बॉइलिंग में लॉस हो जाता है, जो कि कंजर्व करते हैं। और जिंक से खैरा डिजीज हो जाता है, और अक्योची डिजीज किससे हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S की टॉक्सिसिटी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा H2S टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है धान में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। धान में जो है आपके किस प्रकार का, पैडी में किस प्रकार का जो आपका इनफ्लोरोसेंस है वो किस प्रकार का पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है स्पाइक, पेनिकल, एरो या नॉन ऑफ दीज। अगर हम धान की बात करें तो धान में पेनिकल टाइप का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है, ये धान में हो गया। अगर स्पाइक की बात करें तो ये व्हीट में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। अगर एरो की बात करें, मैंने आपको बताया था शुगर केन में पाया जाता है, और इसके जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। तो धान में कौन सा पाया जाता है पुष्पक्रम, पेनिकल टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है धान में। नेक्स्ट है धान बोने का अस सीजन किन महीनों में आता है। धान तीन टाइम बोया जाता है, अस, अमन एंड बोरो। 3 सीजन में धान बोया जाता है। अब यह किन किन महीनों में आता है, आपके पास ऑप्शन है नवंबर से दिसंबर, जून से जुलाई, अप्रैल से मई। तो अगर हम अस की बात करते हैं, अस किन महीनों में आता है, अस आता है अप्रैल से मई में। इसमें कौन सा सीजन आता है, अस सीजन जो है धान बोया जाता है कब, अप्रैल से मई में। अगर यहीं हम बात करें जून से जुलाई में, ये नवंबर, ये जो बोरो सीजन है आपका, सॉरी अमन सीजन, जो आपकी पैडी क्रॉप जो ग्रो की जाती है उसमें जो जून से जुलाई में की जाती है वो कौन सा सीजन माना जाता है, अमन सीजन जो है माना जाता है। ये ज़्यादातर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में ज़्यादातर जो है अमन में जुलाई बुआई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ जो नॉर्थ इंडिया लगभग ऐसे में ही करता है कि जब जून से जुलाई में होता तभी हम धान की फसल को बुआई करते हैं। अगर नवंबर दिसंबर की बात करें तो एक इसमें चला जाएगा, बोरो सीजन में चला जाएगा, बोरो सीजन में चला जाएगा, बोरो सीजन। और ये स्प्रिंग में आता है, इसमें आता है, स्प्रिंग में आता है। जो 3 सीजन में क्रॉप ली जाती है वो अस, अमन, बोरो सीजन में क्रॉप ली जा सकती है। तो अस में, अस में ऐसे याद कर ले, अस से हो जाएगा अस में। अस में क्या आ जाएगा, अप्रैल मई, अमन में जून जुलाई, और बोरो में नवंबर से दिसंबर। अस में मई, अप्रैल मई, अमन में जून जुलाई, और बोरो में नवंबर से दिसंबर। तो अस में क्या हो जाएगा, अप्रैल एंड मई। नेक्स्ट है इसमें से किंग ऑफ सीरियल्स कौन। अगर बात करें कि अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, व्हीट हो गया, मेज हो गया, पैडी हो गया, कॉटन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हीट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हीट। और मेज की बात करें तो इसे क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल किसे कहा जाता है, मेज को कहा जाता है। अगर यही कॉटन की बात करें तो इसे आप किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, अप्रेजल फाइबर, इसे किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर किसे कहा जाता है, कॉटन को। वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, ये भी कॉटन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है
गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जेनिन, ग्लूटिन, जीन या नॉरिंटेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूटिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में? ग्लूटिन प्रोटीन जो आपकी व्हीट में है वो पाया जाता है। और जीन की बात करें तो जीन किस में पाया जाता है? मेज में पाया जाता है। किसमें जीन पाया जाता है? मेज में पाया जाता है। अगर नॉरिंटेन की बात करें तो ये कौन सा जीन है? ये ड्वार्फ जीन। ड्वार्फ जीन है किसका? ये व्हीट का ही ड्वार्फ जीन, व्हीट का ड्वार्फ जीन है। और इससे जो है जो इसको खोजा था वो किसने खोजा था? बोरलॉग ने खोजा था। जो नॉर्मन ई बोरलॉग हमारे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड के जो पिता माने जाते हैं, उन्होंने इसको खोजा था कब? 1960 में। कब खोजा था, कब बनाया था? 1960 में। कहाँ पे? मैक्सिको में बनाया था। मैक्सिको में जो IRRI है वहाँ पे इसको खोजा गया था। किसे? नॉरिंटेन को। मैक्सिको में। कहाँ पे खोजा गया था? नॉरिंटेन ने कहा नॉरिंटेन को कहाँ खोजा? मैक्सिको में। किसने खोजा था? नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें क्या कहा? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है। अगर जेनिन की बात करें तो जेनिन प्रोटीन जो है राइस में पाया जाता है। जेनिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? राइस में पाया जाता है। कितना प्रोटीन राइस में पाया जाता है? 6 से 7% पाया जाता है। अगर वीट की बात करें, में कितना पाया जाता है? वीट में पाया जाता है आपका 11 से 12%। अगर मेज की बात करें, मेज में 10% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? मेज में 10% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूटीन प्रोटीन हो जाएगा। कौन सी प्रजातियां ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके लिए कौन सी गेहूं की वैरायटीज़ तो है रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया था? तो इसका आपके पास कौन सी वैरायटी हैं? लरमा रोजो, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मायो 64 या ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारी की सारी वैरायटी को ग्रीन रेवोल्यूशन में रखा गया था, जिसके द्वारा हमारे भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? 1966 से 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो इस समय जब हमारे यहाँ मतलब भुखमरी होती थी तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जिसमें गेहूं की इन प्रजातियों को यूज़ किया गया, जिससे प्रोडक्शन अच्छा हुआ। उसी कारण हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो कौन सी वैरायटी को ग्रीन रेवोल्यूशन में लाया गया? लरमा रोजो, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मायो 64 या ऑल ऑफ दिस? तो सभी की सभी वेराइटीज़ को ग्रीन रेवोल्यूशन में या हरित क्रांति में यूज़ किया गया। तो ये हमारे क्वेश्चन रहे आज के। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बेहतरीन सेशन के साथ, क्योंकि ये भी बेहतरीन क्वेश्चन ही थे आपके, इससे और बेहतरीन चीज़ें करने की कोशिश करिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।